अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मज़े में हैं। आप सुनाएं, आपकी दुआएं से। शुक्र। अल्लाह आपको खुश रखे। ओके ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस material on this deep learning? All right, we will review quickly that anyway, if you don't have the question, to connect it with what we want to uh, cover today. Okay. All right. Okay. Go back to. We had started, as I told you, that for the deep learning, first part in our content is that we strengthen and define terminology in three areas. Uh, One of them was linear algebra, and it will involve, in general, reviewing of linear algebra things which are related to machine learning only. Uh, so it is, we are doing that because we need to use it extensively during our implementation of solutions. And I uh, told you that we will be dealing with multivariable linear equations like this. These are the variables, multiple variables, and this is the coefficients, and then this is the constant output given by this. अच्छा, मैंने कहा था कि इसको अगर वेक्टर नोटेशन में हम कहेंगे तो ये वाली बात, ये समिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टू वेक्टर्स को इस तरह हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? लेट्स से अगर हम दोनों वेक्टर्स, जब हम वेक्टर बाय डिफॉल्ट शो करते हैं तो हम कहते हैं कि वो, हमने हमारी डायमेंशन पहली जो है वो रो है, तो बोथ वेक्टर्स एज ए कॉलम वेक्टर लिखे हुए हैं। ए का वेक्टर भी कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपसे इसके बारे में, ये कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है और दूसरा भी कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने इन दो कॉलम वेक्टर्स को नॉर्मल वेक्टर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड करनी है तो आप को एक उसको हॉरिजेंटल, दूसरे को वर्टिकल, क्योंकि हम रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम होता है, इसलिए हम फिर पहले वेक्टर को, हमने जब ए टी लिखा ट्रांसफॉर्म की शक्ल में, तो हमने इस वर्टिकल वेक्टर को हॉरिजेंटल में लिख दिया, और इधर ये एक्स जो है ये वर्टिकल में है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का असूल है कि ये एक हॉरिजेंटल वेक्टर और उसकी इक्वल एक और वर्टिकल वेक्टर, ये दो मैट्रिसेस हैं या दो वेक्टर्स हैं, इनको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल मल्टीप्लाइंग ऑफ वेक्टर्स मींस taking the this dot product, in fact एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करें और फिर उनको सम करें और उसका जो आंसर आए वो हम लिखें। वो सो ये हमारा इस शक्ल में हम लिखते हैं, इसलिए ये रीजन है कि ये टी इसमें क्यों आता है। और इट इफेक्टिवली मीन्स, जो लीनियर अलजेब्रा के जैसे एक फंक्शन आप एक एक्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह हम यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये एक एक्स, एक चीज थी, एक वेक्टर था, इस पे ट्रांसफॉर्मिंग वेक्टर अप्लाई किया। दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन which is linear transformation applied on x and gave us this, यानी ये एक वेक्टर x था, इस पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स या वेक्टर से अप्लाई की गई और उसके
रिजल्ट में ये वेक्टर ये बन गया, जैसे हम f ऑफ x करके कहते y, something like that in the vector domain for the linear transformation. It's a linear transformation in that sense. इसकी ज्योमेट्रिकली हम कहेंगे कि जब इस तरह के ये एल्जेब्रिकली हम ये स्पेस में क्या हो रहा है, ये एक x पे गए फिर y पे गए फिर z पे गए जिस तरह, और आपका एक स्पेस में एक पॉइंट आ गया, या खाली x और y पे गए तो एक पॉइंट आ गया, तो it effectively means each one of them means let's say a point in space. तो आप इसको जनरली एक लीनियर इक्वेशन जो है वो एक स्पेस में एक प्लेन को शो कर रहे हैं, जब ये आप कह रहे हैं कि स्पेस में ये एक प्लेन को शो कर रहे हैं, और फिर जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो उनका कॉमन सॉल्यूशन ऐसे केस में इट विल मीन ए लाइन। दो स्पेस में दो प्लेन्स हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कॉमन एरिया उनका होगा तो वो एक लाइन होगा। तो इनको सॉल्व करने का मायने ये है। ये हमने ये बता दिया था कि ये हम इसको डिस्टिंग्विश हम कर रहे हैं। आप डिस्क्रीट मैथ जानते हैं, ये लीनियर मैथ्स वाली डोमेन है जो कि नॉर्मली इंजीनियरिंग के डोमेन में इस्तेमाल होती है और अब हम दोनों जगह इस्तेमाल होती है। और इसका काम असल जो हमारा ये मार्ग है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें भी क्या होता है, आपकी इनपुट आप फीड करते हैं वेक्टर्स की इनपुट्स विच आर योर सैंपल्स। तो सैंपल, ईच सैंपल इज ए वेक्टर। लेट से आप बेशक वो वॉइस के सैंपल ले रहे हैं या इमेजेस को सैंपल कर रहे हैं उसके पिक्सल्स को, तो उसको आप एक लीनियर वेक्टर की शक्ल में इनपुट को शेप दे देते हैं। अच्छा, फिर उसको मल्टीपल स्टेजेस में, लेट्स से न्यूरल नेटवर्क जो भी है, ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं इस एक्स वाले वेक्टर को, और पास थ्रू मल्टीपल स्टेजेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसको प्रोसेस करके उससे इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वो प्रोसेस भी यही है, रिपीटेड यूज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस वेक्टर। जैसे ये एक्स का ये वेक्टर था जो आपने फीड किया, फिर आपका हर स्टेज पर आपके यहाँ पे नॉर्मली वहाँ वेट्स कहलाते हैं, वेट्स के उससे ये ट्रांसफॉर्म होता गया, ये बन गया। फिर सेकंड लेवल पे फिर ट्रांसफॉर्मर हुआ तो बी से आप समझो फिर B1 बन गया, फिर B2 बन गया, फिर इस तरह ट्रांसफॉर्म होता रहा, और फाइनल आउटपुट पे जो डाटा निकलेगा दैट विल टेल यू के अगर आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इमेज में या वॉइस में तो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। ओके, अच्छा, अब ये जो हमने आपको शुरू में एक ब्रीफ वो दिए थे कंटेंट्स का, ये अब उसकी डिटेल वो है जो हमने टॉपिक्स कर रहे हैं हम, कि यही स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स टेंसर हमने देखा है, पिछली दफ़ा देखा है, ये किया। फिर हम यहाँ पे वो चीज़ें आएंगे जो आपने पहले की हैं, मगर अब उनको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो सब बातें हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग में इस तरह ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा, ये तो ये सारी बात आप हमेशा किस प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से कहेंगे तो खाली ये जानना कि ओके ये वेक्टर है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अब इसका ये रिजल्ट आ गया, नहीं, आपको वो डिस्क्राइब इन ए प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज करना ज़रूरी है टू से कि व्हाट यू आर सेइंग प्रिसाइजली। इसलिए नॉट ओनली नोइंग कि कैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, किस तरह मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लाई होता है वगैरह, या कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, इन सब को जान हमने किसी हद तक जाना है पिछले अपने कोर्सेज में, इन्हें यूज कर करके बार बार। लेकिन अब हमें वो जानने के अलावा उसको प्रॉपरली मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना विद द इंडेक्सेस एंड समेशंस एंड प्रोडक्ट साइन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो सारी बात भी हमें कहनी समझनी चाहिए। तो हम वही बातें, एक तो कॉन्सेप्ट सेम है आपके कॉलेज वाले, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में ये एक्सप्रेशन,
और फिर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, लीनियर डिपेंडेंसी क्या है, स्पैन क्या है, नॉर्म्स क्या है, और फिर स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस और वेक्टर्स क्या हैं, और आइगन डिकम्पोजिशन क्या है, पहले आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, आइगन डिकम्पोजिशन. नाउ दिस इज वन बिग culmination of lot of these things in a very applicative part. आप एक किस्म का एनालिसिस कर रहे हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को, आपने जो मैट्रिक्स की शक्ल में बयान है, उस मैट्रिक्स से आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के अपने बिहेवियर को बता रहे हैं. एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, उससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग थिंग. इसको हम टू सीख, हमने ये सारा भी सीख लिया, और इस बात को हम अटैक कर सकते हैं. ये बड़ा कॉमनली आप इस्तेमाल करोगे. तो इस पर आपको दो प्रॉब्लम, एक सिंपल और एक लिटिल कॉम्प्लेक्स, एक 2 डायमेंशन वाली और 3 डायमेंशन वाली प्रॉब्लम आपको देंगे, और आप उसको सॉल्व करना. अगर आप वो सॉल्व करते हो तो इसका मतलब ये वाले पार्ट सारे इंटीग्रेट हो गए. अच्छा, उसके बाद ये सिंगुलर वैल्यू, ये इसी की फिर, अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो ये इसी की सर्टन लेवल पर कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, ये स्क्वायर के लिए अप्लाई होगा, रेक्टेंगल के लिए अप्लाई होगा, और फिर उस केस में इन्वर्स का क्या बनना है वो यहाँ बताया जाएगा. फिर एक ट्रेस ऑपरेटर जो इन कामों को बयान करने के लिए एक बेहतर तरीका है और यूज करने के लिए कई जगह, वो हम देख लेंगे. डिटर्मिनेंट आप पहले भी यूज कर चुके हो. और ये सब कुछ एज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मशीन लर्निंग में एक सिंपल अप्रोच है, जो प्रीवियस टाइम से पॉपुलरली यूज हो रही है. उसमें इन चीजों को किस तरह डाला गया है ये देख. okay? तो हमने कहा यहाँ पर कि वो स्केलर जो होता है सिंगल नंबर होता है, अनलाइक वेक्टर जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. लेकिन अगेन यहाँ पर हमने ये बात थोड़ी सी आपको समझाई कि अगर एक रियल नंबर का जो सेट होते हैं, मुख्तलिफ रियल नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के, नेचुरल नंबर के, इंटीजर के, ये सारे सेट्स मौजूद हैं मैथमेटिक्स में. उनके लिए एक तो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम बार बार यूज करेंगे और मैथ्स में हमेशा यूज होती है, वो हम देखते हैं. जब भी हम किसी रियल वैल्यू की बात करते हैं तो हम ये आर, ये शो करता है कि वी आर टॉकिंग ऑफ द कंप्लीट रियल नंबर सेट, कि ये उस सेट का एलिमेंट है. तो ये आर यू शुड बी फेमिलियर होता है. कल की हमारी टाइपिंग में ये इसकी जगह दूसरे वो आ गए थे, टाइपिंग में नहीं कन्वर्शन में हो गए, तो ये आर हमेशा यूज होगा. अच्छा, इसी तरह नेचुरल नंबर, इंटीजर जो है वो माइनस भी है, जीरो भी है, प्लस भी है. नेचुरल नंबर में आपके पास खाली जीरो और प्लस के नंबर्स हैं. तो नेचुरल नंबर के सेट को एन से कहते हैं. तो अगर कोई चीज, लेट्स से नॉन नेगेटिव नंबर्स का कोई आप सेट में से चीजें ले रहे हैं या कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं किसी अपने प्रॉब्लम में, तो आप ये कहेंगे कि वो चीज एन जो है, इट बिलोंग्स टू दैट नेचुरल नंबर सेट. ये एक्स एक रियल नंबर है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सेट. ये है नेचुरल नंबर सेट. एलिमेंट ऑफ का मतलब है इट इज फ्रॉम दैट सेट. ये बड़े यूनिवर्सल सेट्स हैं. तो ये थोड़ा सा कल के हमारे यहाँ पर वो डॉट आके इसको शेप को कर रहे थे. इट वाज जस्ट सिंपली दैट, जो मैंने कहा कि अगर ये वेक्टर है तो ये बोल्ड में आप इसको लिखेंगे, बेशक ये स्मॉल लेटर्स में हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता. ये बोल्ड है और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट हम इटैलिक फॉर्म में नॉन बोल्ड विद द इंडेक्स लिख रहे हैं. तो और हम इसमें कई जगह ये है, और अक्सर मैथ्स वाले इस तरह कर रहे होते हैं कि वो फर्स्ट एलिमेंट जीरो की बजाय वन से, और फिर एन एलिमेंट्स के लिए वन से एन है. तो ये है. और ये बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने कहा, अगर हम एक वेक्टर कहते हैं तो पहली डायमेंशन वाली क्योंकि रो वाली है तो वो इस तरह से लिखा जाता है. अगर हम नॉर्मल एक्स कहेंगे तो वो ये है. इसलिए जब हम वो ले रहे थे वहां डॉट प्रोडक्ट की हमें जरूरत पड़ी थी और दोनों को एक लेवल पर लाना था मैच करने के लिए, तो हमने वहां पर जैसे ए को ट्रांसफॉर्म किया. अगर कहीं इसको हॉरिजेंटल करना है और इस्तेमाल करना है तो फिर एक्स ट्रांसफॉर्म आप लिखेंगे. ये ट्रांसफॉर्म लिखने की वजह थी हमारी. अब अगर रियल नंबर का, जैसे मैं बताया, ये रियल नंबर का सेट है, इसको हम
आर से लिखते हैं, तो एक नंबर अगर आपने आर के सेट से लिया तो आप ये बात कहेंगे। लेकिन अब एक नंबर के बजाय आपने एक सेट को रियल नंबर से लिया, तो इसका मतलब आप एन नंबर्स वहां से लिए। तो इस बात को कहने के लिए आप ये आर एन का एलिमेंट ऑफ और इज इन आर एन, अब वो आर लिखने के बजाय आर एन लिखेंगे, क्योंकि अब आर के सेट से आपने एन नंबर्स का वेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, तो दैट वेक्टर एक्स इज इन आर एन, ये लिखने का तरीका है। ये आपको हमने पहले भी कहा और ये दोबारा इसको फिजिकल चीज से आप रिलेट कर लें कि वेक्टर का मतलब है कि इट इज अ पॉइंट इन स्पेस। लेट से अगर एक डायमेंशन में भी है, एक कोऑर्डिनेट पर एक्स पर है, तो इट्स अ पॉइंट इन एक्स। अच्छा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है विच मींस इन्वॉल्विंग एक्स वन एंड एक्स टू, तो देयर इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इन दिस एक्स वाई थिंग। अच्छा, अगर ये x1 y x2 x3 में है, तो ये x1 इधर x2 और इधर x3, ये जो x y z हमारे होते हैं, इन तीन में किसी जगह थ्री डायमेंशन में एक पॉइंट होगा। फिर कितने भी ये बढ़ाते जाए ना, इट विल मीन इन दोज मैनी डायमेंशंस ए पॉइंट। ठीक है, ये स्पेस, और उसके अंदर जो हर एलिमेंट है वो ये बताता है कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम जब भी कोई एक पॉइंट कहते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट, अगर टू डायमेंशनल स्पेस में है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। जब हम कहते हैं 3 2 पॉइंट, इसका मतलब 3 in x एंड 2 in y, तो वो कोऑर्डिनेट्स, तो यही बात एक्सटेंड हो जाएगी फॉर द एन कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और वो स्पेस में एक पॉइंट जनरेट कर। तो अब ये एक सिंगल वेक्टर एक डायमेंशन की चीज थी, यू कैन हैव टू डायमेंशनल थिंग, उसके लिए दो इंडेक्सेस चाहिए होंगे। और अगर दो इंडेक्सेस के साथ जब आपने सिंगल डायमेंशन के बजाय, जो कि हम जिसको अभी वेक्टर कह रहे थे वह मैट्रिक्स कहेंगे, तो मैट्रिक्स के लिखने का तरीका या यूज हमारे इस पूरे मैथमेटिक्स में, जैसे मैं बताया, ये है उसी लाइंस पर है कि ये बोल्ड में हम मैट्रिक्स का नाम कैपिटल में लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स का नाम इटैलिक नॉन बोल्ड विद द इंडेक्सेस लिखते हैं। और ये हमारी ये एक सिंपल 2 by 2 मैट्रिक्स है। ये आप देख लोगे कि ये हमेशा जो होता है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो वन कॉलम सेकंड, तो पहला एलिमेंट रो को शो कर रहा है, दूसरा कॉलम को, और इस तरह हम इनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हमें कहना हो इस, अच्छा इसमें भी कोई एक एलिमेंट कहना होगा तो हम ए आई जे कहेंगे। कोई भी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, ith रो और jth कॉलम में एक एलिमेंट है तो उसको ए आई जे कहेंगे। लेकिन अगर हमें एक कहना पड़े कि भाई ith रो या jth कॉलम, तो उसको लिखने का ये तरीका है जो किसी हद तक हमने किसी हद तक नंपाई में भी आपने इसको देखा कि आपने ए के साथ इधर आइडेंटिफाई कर दी आई, ये तो फिक्स हो गया, यानी आई की जो भी वैल्यू आप चूज करोगे वो वैल्यू होगी। लेकिन जे के लिए ये कॉलम के बाद यहाँ जे के पैरामीटर लिखते हैं आई जे लिखने के लिए, तो अब हमने जे का ओपन छोड़ दिया, इसका मतलब है कंप्लीट जे। तो अगर ith रो और ऑल जे के एलिमेंट्स लें, तो ये ए आई इस तरह लिख के विल मीन ith रो। और अगर हम कॉलम शो करें तो जेथ कॉलम के लिए इधर जे और इधर ये एम्प्टी, तो जेथ कॉलम। ये हमें कहना भी पड़ेगा, जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं तो हम कहते हैं ith रो को जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको रिपीट करेंगे बार बार फॉर आई एन जे। तो इस बात को कहने में हमें ये नोटेशन भी और ये बिहेवियर भी काम आएगा। अगर ए, जैसे हमने कहा कि अभी पीछे भी बताया कि अभी अगर पहले एक सिंगल नंबर था तो हमने कहा एलिमेंट ऑफ आर, ये प्रैक्टिस हम एक्सटेंड है, बड़ी लॉजिकल एक्सटेंड है कि एक सिंगल नंबर था स्केलर, एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर अगर था। अगर एक वेक्टर था जिसके एलिमेंट्स एन थे तो आर एन। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रोज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो फिर हम कहेंगे ए मैट्रिक्स जो है इट्स एन एलिमेंट ऑफ
रियल नंबर के उसमें m/n इसके साइज के मुताबिक जो टोटल है m/n एलिमेंट्स इधर से ये मैट्रिक्स लेगी, तो इट्स एलिमेंट ऑफ दिस, यानी रियल नंबर में ये इतने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में स्ट्रक्चर करके दिए जाएंगे, तो इसको फिर ये लिखेंगे। तीनों हम देख रहे हैं उसी स्टैंडर्ड तरीके से ग्रो कर रहा है। ओके, तो फिर यही बात हमने जिस तरह नंपाई में भी सीखी थी कि ये बात सिंगल डायमेंशन को हमने वेक्टर का नाम दिया, 2 डायमेंशन को हमने मैट्रिक्स का नाम दिया, और मैट्रिक्स ही का ये कॉन्सेप्ट जब n डायमेंशनल पर एक्सटेंड किया जाता है रेगुलर फैशन में और यूज किया जाता है, तो टर्म टेंसर इस्तेमाल हो जाती है। आप सारी उसकी जेनरिक डेफिनेशन n इंडेक्सेस और n डायमेंशन में इसी बात को कहना, डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट करना, ये सारा कुछ होता है जैसे हमने देखा है। तो अब ये यहाँ पर एक तो बात ये कि अगर सपोज एक चीज 3 डायमेंशन है, जैसे बॉक्स है आपका 3 डायमेंशन है, और विच मीन्स 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड, और एक्स को आप आई से इंडेक्स कर रहे हो, वाई वाले को जे से कर रहे हो, जेड वाली साइड में के से कर रहे हो। यहाँ पर आपके लिखने के लिए x1 x2 x3 हो सकते हैं उन एक्सिस के नाम एक्स वाई जेड की बजाय। अच्छा, तो ये ए आई जे के एलिमेंट को इससे पॉइंट करेंगे, और जो टेंसर को नोट करेंगे अगर वो 3 डायमेंशन वाला है तो इसको ए आई जे के से करेंगे। ये बोल्ड फेस ए लिखेंगे और एलिमेंट के पॉइंटिंग आई जे के से करेंगे, और उसको ए आई जे के से लिखेंगे, जैसे हमने पीछे किया कि ए लिखा और फिर यहाँ उसके एलिमेंट्स को आई जे लिखा। अब ये ए वैसे ही लिख दिया बोल्ड में, और हर एलिमेंट को अब आई जे के से लिखा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जैसे मैंने बताई, ये कि आरजीबी कलर इमेज हैज 3 एक्सिस। ये जो 3 एक्सिस हैं ये क्या है, आर दे दिस, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। डू दे मीन दिस 3 एक्सिस? आरजीबी कलर इमेज हैज 3 एक्सिस, इससे क्या मुराद है बताएं? अगर हम कहते हैं आरजीबी कलर हैज 3 एक्सिस, कौन से 3 एक्सिस हैं? लेट्स से आरजीबी की वैल्यू यहाँ है 30, इधर है 55 और इधर है 90। 30, 55, 90, ये आरजीबी का जो वेक्टर है वो ये है। तो हाँ, यहाँ लिखा है इट हैज 3 एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ दीज 3 एक्सिस? जी बताएं अहमद शाह। ओके, एनीबॉडी एल्स? 3 एक्सिस की डिस्क्रिप्शन या वैल्यू क्या होगी इफ यू हैव ए आरजीबी कलर इमेज ऑफ 3 एक्सिस, जिसमें आर का कलर का नंबर मैंने कहा ओके लेट्स से 20, 30 और 40 ये है, तो क्या होंगे 3 एक्सिस? ओके, और XYZ। यानी अगर ये 20, 30, 40 है तो 3 एक्सिस के लिए क्या वैल्यूज होंगी? क्या वैल्यूज होंगी? आई जे के। तो क्या ये मैंने नंबर दिए हैं आपको, तो ये क्या ये 20, 30 और 40 होंगे? ओके, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैंने अगरचे उस दिन भी ये बात की है, मगर ये क्योंकि आपको यूज करना है तो इसको हम ओके इधर देख लेते हैं ड्रॉ करके। ये 3 एक्सिस के लिए ओके लेट मी, बिकॉज दिस विल बी विद अस, हम इमेज के शौकीन हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग से ही हमें इसकी आदत है,
और इधर ये बहुत इस्तेमाल करना है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अगरचे ये ठीक है कि आरजीबी, मैंने आपको भी समझाया भी था और अभी भी कह रहा हूँ कि आरजीबी का मतलब है कि एक पिक्सल को आप 3 नंबरों से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैंने अभी कह दिया कि ये 20 है, ये 30 है और ये से 40 है। ये मैंने ऐसी अस्यूम नंबर ले लिया। इनकी रेंज भी जैसे आपका ग्रे स्केल का 0 से 255 तक होता है, इनमें भी हर एक की रेंज रेड, ग्रीन और ब्लू की होती है और उनके कॉम्बिनेशन से उस पिक्सल का नंबर डिफाइन होता है। अच्छा, लेकिन जब हम कहते हैं कि एन आरजीबी image of 3 axes, what we are saying is that not the number in a vector, this is a vector, this is a vector. So that does not determine this is one axis. ये हमें एक एक वेक्टर एक एक्सिस को में डाटा की मूवमेंट को शो करेगा, ठीक है, और एक और वेक्टर दूसरे में, तीसरा वेक्टर तीसरे में। तो हमारा बेसिकली अगर इमेज के एक इमेज है, एक इमेज है, अच्छा, ये इमेज एक 2 डायमेंशनल थिंग है, इसमें यहाँ पिक्सल्स हैं जो 2 डायमेंशन में हो रहे हैं। तो एक डायमेंशन का यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होगी और लेट्स सी एक्स डायमेंशन, ठीक, ये एक्स डायमेंशन में जो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये इस एक्स डायमेंशन में ये इसका ये वेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह ये वाई डायमेंशन में अगेन ये वर्टिकली वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है वाई में, ये एक्स में। तो ये चीज इस पॉइंट पर ये जो पिक्सल की वैल्यू है इसको थर्ड डायमेंशन दे रही है, यानी अभी ये इट इज द सेम पॉइंट, इस पॉइंट को हमने डेप्थ दे दी है और इस वेक्टर की जो डेप्थ में इसको लेके गए उसकी ये वैल्यू है, एक z डायमेंशन में वैल्यूज ये z में, ठीक। और इस तरह फिर अगर आप इधर देखेंगे रो में तो वो आपका ये है रो के वेक्टर्स। अगर आप कॉलम में देखेंगे तो कॉलम के वेक्टर। तो आपका हर डायमेंशन का वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और एक डायमेंशन में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह हम 3 डायमेंशन में कह रहे हैं, तो हम 2 डायमेंशन तो उस पिक्सल की लोकेशन पर सर्व कर रहे हैं, आई और जे हमने उसकी लोकेशन पे सर्व किया है 2 डायमेंशन को, और ये थर्ड डायमेंशन के में हम ये देख रहे हैं कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, कलर के इन तीनों की क्या कॉम्बिनेशन है। तो दैट्स द थर्ड डायमेंशन। ओके, ये इसको हमें इस तरह ही देखना चाहिए। ऑलराइट, चले ये अब हम यहाँ से ओके, ये हमने देख लिया और इसके इंडेक्स से ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया था कि किस तरह ये ग्रो करती हैं डायमेंशन इन टेंसर अलजेब्रा, वेरी सिमिलर टू अवर रादर केडी मैश इफ यू रिकॉल। हाइपरक्यूब डायमेंशन की ग्रोथ हाइपरक्यूब की तरह है, केडी मैश में भी डायमेंशन की ग्रोथ हाइपरक्यूब की तरह होती है, मगर केडी मैश में टिपिकली के एलिमेंट्स एक लाइन में हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही है कि एक था, ये 1 डायमेंशन में के है तो ये 1 डायमेंशन हो गया, ये के जो 1 डायमेंशन के हैं जब ये एक और डायमेंशन में रिपीट हुए तो ये 2 डायमेंशन हो गया, और फिर ये पूरा फेस थर्ड डायमेंशन में रिपीट हुआ तो 3 डायमेंशन हो गया, फिर ये पूरा बॉक्स पहली डायमेंशन में रिपीट हुआ तो ये 4 डायमेंशन है, और फिर ये पूरी बॉक्सेस की लाइन एक और डायमेंशन में रिपीट हुई तो ये इसकी 5th डायमेंशन आ गई, और फिर ये बॉक्सेस का इमेज है, और ये फिर एक और डायमेंशन में रेप्लिकेट हुए ये बॉक्सेस के इमेजेस या बॉक्सेस की
मैट्रिक्स, तो फिर ये 6 डायमेंशन हो गया। तो आप ये देखें, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन बियॉन्ड 3 थे और हमने केडी मैश में ये देखे थे, ये बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर खाली उसकी किसी एक डायमेंशन में आप बाइफिकेट कर रहे हैं, 2 डायमेंशन रख रहे हैं और एक को चेंज कर रहे हैं। तो उसको लिखने का तरीका और उसको ड्रॉ करने का तरीका ये मैंने डिस्कस कर लिया था। इसको जब आप लिख के प्रोग्राम या किसी और जगह पेश करेंगे चीजों को, सिंगल डायमेंशन वाली चीज कैसे लिखेंगे, एन अरे, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स ऐसे। अब 3 डायमेंशन के लिए लिख के और ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो ये हमने बताया था केडी मैश की तरह जब ये डायमेंशन की तादाद बढ़ेगी तो किस तरह ग्रो करेगा। और यहाँ पर खाली ये हमने समझाया था कि नोटेशन वाइज और पिक्टोरियल वाइज अगर आपने किसी एक डायमेंशन में उसको कट किया यानी ब्रेक किया और बाकी डायमेंशंस को रिटेन किया, यहाँ 2 डायमेंशंस को रिटेन किया है और इसको हम शो कर रहे हैं, और यहाँ एक डायमेंशन में ब्रेक किया है, 2 को रिटेन किया है, 1 को ब्रेक किया है, ठीक। तो हम इसको शो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको एक्सप्रेस करना फ्लैट लेवल पर जैसे के मैप करता है वो तरीके से आपको लिखना भी है, प्रोग्राम में भी प्रिंट आउट भी इस तरह मिलेगा, और यही तरीका इसको डिस्क्राइब करने का है कि 1 डायमेंशन को ऐसे आप लिखेंगे, 2 डायमेंशन को इस तरह लिखेंगे। जब 3rd डायमेंशन ऐड होगी तो फिर आप ये 2 डायमेंशन वाली चीज ही को इस वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। तो आपकी नेक्स्ट डायमेंशन इस फ्लैट लेवल पे शो करने के लिए उस तरह नहीं होगी कि आप ये वाला मैट्रिक्स के पीछे एक और शो कर दें, बल्कि आप इस पूरे मैट्रिक्स को वर्टिकल लाइन में रिपीट करेंगे। तो ये आपका 3 डायमेंशन का डाटा बन जाएगा। नेक्स्ट इस डायमेंशन में आगे डेप्थ में आप चले गए। अब अगर आप ये पूरी चीज के लिए एक और डायमेंशन देना चाहते हैं, यानी अब ये बॉक्स बन गया, इस बॉक्स से आप इधर आना चाहते हैं ये वाला, तो फिर आपने ये पूरी चीज को अगेन वर्टिकल उसमें रेप्लिकेट करना है। तो फिर आपकी 4th डायमेंशन पैदा हो जाएगी, और इसी तरह 5th 6th। और ये जो यहाँ पे जैसे हैं, ये जरूरी नहीं कि 2 हों। लेट्स से अगर आपका 3rd डायमेंशन में काफी डेप्थ है और ये इमेजेस बहुत सारे हैं, तो आप इनको इसी लेवल पर लिखते जाएंगे। तो ऐसे आपने फर्ज करो ये है 3 बाय सम 8 या कोई है, और ऐसा फिर एक और डायमेंशन z में लेट्स से 5 है, तो इस तरह के 5 आप लिखेंगे पहले। ये एक 3rd डायमेंशन की इस बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। फिर अगर आप कहते एक और है, यानी ऐसे बॉक्सेस दे आर 100 ऑफ देम, ठीक। तो फिर आप इस पूरी चीज को जो भी है, ये यहाँ पर आपने अगर 10 बॉक्सेस का 10 टाइम्स लिखा है, उस पूरी चीज को फिर इसी वर्टिकल लाइन पर रिपीट करेंगे। प्रिंट आउट वाइज भी, कोडिंग वाइज भी इसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। यानी ये तरीके हैं इसको विजुअली दिखाने के, और ये उसके इक्वलेंट लिख के 2 डायमेंशनल पेज पे इसको शो करने और लिखने और प्रिंट करने के, ये हमने देखे, जो इस्तेमाल भी फिर किया हमने। ओके, ये मैंने डाल दी थी स्लाइड क्योंकि आप पहले कर चुके थे। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी पिछले उसकी, जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि ये आपने इस्तेमाल भी की है कि जिसे नमपाई वगैरह में यही डायमेंशन वाली बात के लिए वो उसने कहा अगर सिंगल स्केलर है तो डॉट अरे के आगे खाली वो नंबर आप लिखेंगे जिसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर उसकी आपने डायमेंशन प्रिंट की x डॉट एंड डिम तो वो कहेगा 0, डायमेंशन 0 और 100 ये नंबर, ठीक है। और फिर 1 डायमेंशनल टेंसर में ये डायमेंशन का इसने 0th डायमेंशन, एक नंबर जो है वो 0 डायमेंशन में। फिर 1 डायमेंशनल टेंसर जो कि वेक्टर होता है
जो आप इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे शो किया, और आप उसकी अगर नंबर एक्स डॉट एन डिम कर रहे होंगे तो ये कहेगा डायमेंशन 1। इसी तरह 2 डायमेंशन में लिखने का तरीका ये और ज़्यादा एलोबरेटिवली यहाँ लिखा हुआ है कि अरे हमने इसको यहाँ कंटिन्यूस लिखा हुआ था, आप जब नंपाई कर रहे थे उसको ज़रा एलोबरेट करके शो कर दिया कि ये तो है अरे के फंक्शन के ब्रैकेट, ये वाले, ये तो अरे के फंक्शन, अरे के फंक्शन में आप कुछ लिख रहे हो और एक वो 1 पैरामीटर है, चाहे मैंने बताया था कि समटाइम्स डेटा टाइप का पैरामीटर आ सकता है, लेकिन इन्हें आप इन ब्रैकेट्स के अंदर अरे को एक यूनिट के तौर पे लिखना है आपने। अगर आपने इसको एज ए लिख दिया तो इट विल मीन सो मैनी पैरामीटर्स, तो इसलिए हमने सिंगल पैरामीटर लिखना है इसके नीचे, या आगे डेटा टाइप का हो सकता है। अभी सिंगल पैरामीटर का मतलब है एक व्हाटएवर इज देयर, ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर लिख रहे हैं, जैसे बिगिनर एंड होता है, उसके अंदर ये पहला अरे कॉमा दूसरा अरे, तो ये अरे ऑफ अरे है, मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशनल है। अब ये दो अपने अपने ब्रैकेट्स इनके हैं और ये इन दोनों को इकट्ठा करने के ब्रैकेट हैं मैट्रिक्स लेवल की चीज बनाने के लिए, और ये आपके फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं। तो ये इसका यहाँ भी और वहाँ ये तरीका है। और इसके आप नंबर ऑफ डायमेंशन करेंगे तो ये आपको 2 देगा, ये 2 डायमेंशनल है और ये उसकी वैल्यूज है। ओके, व्हाट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? अगर हम फिजिकली जब कहते हैं तो मैंने अभी आपको और आप भी बहुत इससे फेमिलियर होंगे कि अगर एक ए है, इस ए को हमारा लिखने का तरीका तो ये है कि हम ये 1 1 1 ये स्क्वायर है तो 1n तक, और इधर 2 1 और 3 1 और फिर यानी ये भी n1 तक और ये a nn। तो अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो हम इस तरह लिख रहे हैं, ये लिखी है। इसके ट्रांसपोज को हम कहते हैं कि भाई लेट्स से कॉलम्स को रोज में लिख दो, ये कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं, इनको यहाँ रोज में लिखो, इस सेकंड कॉलम के सेकंड रो में लिखो, थर्ड कॉलम के थर्ड रो में लिखो, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाता है। ये हमने इसको फिजिकल तरीके से बयान किया। इसको मैथमेटिकली आप कैसे कहेंगे कि अगर एक ए है, ये ए है, और ये जो AT होगा, AT क्या होगा कि उसमें IJ की पोजीशन पर ओरिजिनल ए का JI एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को इसमें देखें, मे बी मैं इस एलिमेंट को देख रहा हूँ, ये एलिमेंट यहाँ पर जो है ये एक्चुअली एलिमेंट कहाँ पर लोकेटेड है, ये ट्रांसपोज में AT में इसका IJ क्या है, इसका है 3 थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो 3 2 पर है, ये ट्रांसपोज में ये 3 2 पे है, लेकिन इधर इसका A का ये एलिमेंट ये 2 3 वाला है, ये A में इसका रिवर्स यहाँ लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ A 2 3 है, ये लोकेशन 3 2 पर ओरिजिनल का A 2 3 आकर प्लेस होगा, यानी इनके इंडेक्सेस स्वैप हो जाएंगे। ये हमारा लिखने में और ये करने में ट्रांसपोज का तरीका है। अच्छा, एक्चुअली ये बेसिकली ये मिरर इमेज बन रहा होता है। मिरर इमेज कि आपने एक डायगोनल लिया, यहाँ ये डायगोनल लिया, टॉप लेफ्ट से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बॉटम पॉइंट तक, बॉटम राइट वाला यहाँ आप डायगोनल बनाएं, तो इसमें ये इधर का एलिमेंट इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, तो ये जो इमेज बनना चाहिए मिरर इमेज, उस तरह ये एलिमेंट्स चेंज या स्वैप हो जाते हैं, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं। ये अगर आप देखें तो वो ये स्वैप हुआ है अक्रॉस दिस डायगोनल, ये ट्रांसपोज है। अच्छा, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का पता है और हम लेते हैं, और हम पास्ट में ये भी कहते रहे कि ओके ट्रांसपोज हम सिर्फ स्क्वायर का ले रहे हैं, लेकिन
मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली जहां आप यूज करोगे डेटा भी मशीन लर्निंग में, you will or need to take at times transpose of a non-square matrix, and it is defined in maths, and you can by this in fact अगर आप डेफिनेशन, ये जो अभी डेफिनेशन ऑफ इमेज मिरर वाला किया था, इमेज रिफ्लेक्शन, उसके तहत आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज यहाँ बना सकते हो। असूल वही है, असूल ये वाला ही रहेगा, लेकिन आप इमेज वाइज देखें तो अब आपने अगर टॉप लेफ्ट से शुरू किया, ये 3/2 की मैट्रिक्स है, अगर टॉप लेफ्ट से शुरू किया तो ये तो यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, आगे इसमें है ही कुछ नहीं, ये 3/3 तो है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डायगोनल इस जगह आके ख़त्म हो जाएगा बीच में। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज कैसे लें? ट्रांसपोज के लिए हम फिर भी कहेंगे कि आप इमेज वाइज इसको इससे स्वैप कर दें, ये वाला इससे स्वैप कर दें, ये वाला इस कॉर्नर पे भेज दें, उधर से भेजने को कुछ नहीं है तो खाली, उधर से खाली आ जाएगा इधर, ये उधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और वहां से एम्प्टी इधर आ जाएगा। तो अब आपका ये 3/2 का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा जो कि 2/3 का मैट्रिक्स है, और इस वाले के एलिमेंट इसी IJ के असूल से अब ये बन जाएंगे। तो यू कैन टेक ए ट्रांसपोज ऑफ ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके लिए इमेज वाला रूल और ये फॉर्मूला जो हमने यहां दिखाया है, इट होल्ड्स गुड स्टिल। ओके, ये मैंने इसके जो स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं वो हमने मेंशन कर ली। ओके ओके, अच्छा, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैट्रिक्स जो वेक्टर हैं वो मैट्रिक्स की एक सिंगल कॉलम की एग्जांपल है। यहाँ आपने बताया कि जो मैट्रिक्स की अगर एक वेक्टर है बाय डिफॉल्ट तो वो मैट्रिक्स का सिंगल कॉलम है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसी वजह से अगर हॉरिजॉन्टल लिखना है तो हम यहाँ पर इसका टी कहते हैं, इसका जो है, ठीक। तो इसीलिए x, ये वाला x को अगर लिखना होता है, जब हमें हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो यहाँ टी डालते थे, इन लाइन यूजिंग द ट्रांसपोज। ये वो ट्रांसपोज है कि आपने ये कॉलम को ये रो बना दिया तो ट्रांसपोज लिख दिया। ओके, स्केलर को, स्केलर में इंटरेस्टिंग बात है कि स्केलर में a और उसका ट्रांसपोज वो एक ही होंगे, क्योंकि आप इस तरफ से वर्टिकली लिखो या इस तरफ से हॉरिजॉन्टली लिखो तो वो वही है। तो फॉर ए स्केलर कहीं अगर आपको ट्रांसपोज लेना या यूज करना पड़े या आप शो देखो, तो इसमें दीज टू आर इक्वल, ठीक है। इसमें दे आर नॉट इक्वल, ये इसकी दो अलग रिप्रेजेंटेशन, ये x ट्रांसपोज है, यानी ये x एज ए ट्रांसपोज फॉर्म में है, एंड ये नॉन ट्रांसपोज फॉर्म में, ठीक है, मगर इसमें इसकी वैल्यू एक ही होगी, a इज इक्वल टू at इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नंबर। मैट्रिक्स एडिशन, अच्छा, अगेन ऑल ऑफ अस नो कि व्हाट इज मैट्रिक्स एडिशन, ठीक। तो मैट्रिक्स एडिशन में अब खाली जो बात हमें इस एक्सप्रेशन से करनी है, ये लिख दिया C मैट्रिक्स और A और B मैट्रिक्स को ऐड करें तो it corresponds to Cij is equal to Aij and Bij. Is it यहाँ पर, is that a complete description of adding of two matrices? Is it? इसमें कुछ, एक तो इसकी ये कहने में कुछ मिसिंग है, और दूसरे इसका पिक्टोरियली इसके मायने क्या है। अब हम हर चीज को उस पिक्टोरियल लेवल पर देखते जाएंगे, ठीक। ओके, हमने जब ये कहना है कि एडिंग ऑफ मैट्रिसेस, तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लेंगे ताकि वो ज़्यादा जनरल केस हो और वो कवर कर लेगा ऑटोमेटिकली स्क्वायर के केस को भी, ठीक है। तो अब हम जब ऐड कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, ये A है, ये मैं m/n मैट्रिक्स लेता हूँ,
ताकि एक दोनों डायमेंशन मुख्तलिफ को भी हम ऑल द टाइम हैंडल करें। ऑटोमेटिकली इसका ईजियर वर्जन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये दोनों मैट्रिसेस जब आप ऐड करेंगे, इन नॉर्मल कंडीशन दे शुड बी ऑफ द सेम डायमेंशन, जो एक सिंपल केस ऑफ ऐड है। हम देखेंगे आगे कि डायमेंशन बड़ी मुख्तलिफ और स्केलर भी बीच में ऐड हो रहे हैं और वो काम भी हो रहा है। तो अब इसमें हम कह रहे हैं ये ए है और ये m बाई एन साइज का है। ये हमेशा जब अब हम ए अगर जब मेंशन नहीं भी करें तो m बाई एन साइज ये हमने ड्रॉ कर दिया। b जो है वो भी m बाई एन साइज का है। इक्वल डायमेंशन होना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग में ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐड के लिए, अगर इन दो को आप ऐड करना चाहते हैं, और ये आपको पता है अपने के यहाँ A11 से लेकर और ये 1n तक, ये हम बार बार इसको शायद ना लिखें, आप फिर इसको इस्तेमाल करते रहो। और ये A यहाँ से इधर जाएगा तो AN1 M1 AM1 आएगा यहाँ आखिरी, और इधर लास्ट AMN आएगा। ये हमारा A का है और यही फॉर्मेट B का होगा। ये यहाँ पर ये इधर 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 B के B11 B1n तक जाना है ये इसने इधर, और इधर A11 ने AM1 तक जाना, इसी तरह B11 से BM1 और यहाँ BMN और ये B1n। ठीक, दोनों ही सब, इन दो को आप ऐड कर रहे हो। ऐड करके जो आपका रिजल्ट है, हम अमूमन उसको लेफ्ट पे लिखते हैं जैसे इक्वेशन में लिखते हैं। इसका रिजल्ट का साइज भी वही होगा। ये अब ऐड के हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये वाली बातें हर जगह ट्रू नहीं है। आप यही मल्टीप्लाई करोगे तो बातें बिल्कुल बदल जाएंगी, वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर बातें बिल्कुल बदल जाएंगी। ठीक, तो हम कह रहे हैं अब सी जो इसका सम है वो, उसमें भी यहाँ पे इसका साइज भी m बाई एन होगा सी का यहाँ पे, और इसके अंदर भी वही C11 से लेकर और वो सारी चीजें होंगी CMN तक, ये 1 to 1 को। और कोई भी ये CIJ है, C का IJ ये है, C के IJ की शक्ल में हमने इसको डिफाइन किया है। इधर A का IJ इस जगह है ith रो और jth कॉलम में, कहीं बीच में ith रो jth कॉलम, और इधर B का IJ है। और ये एलिमेंट वाइज जब हम ऐड कहते हैं तो ये एलिमेंट वाइज काम होता है। तो ए का आईजे बी के आईजे में ऐड होके सी का आईजे बना। मगर इसमें जो अभी मिसिंग वहां पे पार्ट थी जो हमें कहनी चाहिए मस्ट, कि आई और जे का क्या रेंज है। हमने ये तो कह दिया कि सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। इट इज टॉकिंग ऑफ वन एलिमेंट, ये ए आई जे ith रो और jth कॉलम के एक एलिमेंट के एडिशन ये है। जब आप कोड भी लिखोगे और यहाँ पर भी जो इसके मायने तो वो ये बने। तो इसमें यू मस्ट से कि इनमें से i और j की रेंजेस भी, जिन रेंजेस पे ये एक्सपेंड होते हैं वो हमें यहाँ लाजमी देने चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यहाँ भी लिख के दे जाते हैं कि i की क्या और j की क्या है। और एक तरीका ये होता है आप आगे यहाँ पे कह देते हैं फॉर कह के आप कह देते हैं कि i जो है, i की रेंज, ये बात ये चीज रिपीट होगी फॉर i गोइंग फ्रॉम, मैं ये कॉलम यूज कर रहा हूँ 1 to m, 1 से m तक i को हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में चेंज करें, और j को 1 से n तक हम चेंज करें। ये हमें देना लाजमी है, ये वहां पर मिसिंग है। ये हमारे कोड वाइज भी और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज भी ए मस्ट। इससे हमें ये मालूम होगा कि आई और जे कई दफा ये m और n नहीं है, एक ये डायमेंशन बीच में शामिल हो जाएंगे, और कई दफा ये सेम है तो फिर ये दोनों i भी n है और j भी n है, वो हमें फेमिलियर है। लेकिन जब ये डायमेंशन रेक्टेंगुलर होती है तो इनके बारे में सॉर्टिंग आउट आपको स्पेशली हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में आती है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक चीज कर देते हैं इसी जगह डिफाइन,
जिसको हम कहते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। तो उसके लिए टर्म एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई के लिए हेडेमर्ड एक्सप्रेशन इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, जो ये है यहाँ पर इस मैथ में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई के लिए ये नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ए एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, बी का मतलब होगा एलिमेंट वाइज। अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई के सारे रूल्स यही हैं कि नंबर एक, दोनों को इक्वल साइज का होना चाहिए, दोनों के ए आई जे इसका और उसका बी आई जे मल्टीप्लाई होंगे आपस में। यानी ये यहाँ सिर्फ ये कि इस जगह ये लिख दोगे ए आई जे और बी आई जे, इनकी मल्टी प्रोडक्ट बी आई जे के रिस्पेक्टिव आई और जे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इन मैट्रिसेस की एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये नंबर्स इन लोकेशन के मल्टीप्लाई होंगे, इससे आपका सी आई जे निकलेगा। ये एक एलिमेंट को बयान कर रहा है और इसकी रेंज जो है वो यहाँ है। तो ये हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई को कर लिया। अब हम कहते हैं कि यार ओ हाउ अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये मामलात इस तरह दोनों जैसे 1 to 1 थे बिल्कुल नहीं है, वहाँ ये चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। अच्छा जी, जो हम बहुत दफ़ा हम पहले भी किए हमने, हम कहते हैं कि यार ये तो हो गया m बाय n, ये काफ़ी ले लेते हैं बड़ा, ये भी m भी ठीक ठाक साइज का हमने लिया। ये तो हमने कहा जी a इज m बाय n, ये ले लिया a इज m बाय n, ओके। अच्छा, और b जो है b इज इसकी, ये दोनों की डायमेंशन में ये जो सेकंड डायमेंशन इसकी है और फर्स्ट डायमेंशन जो इसकी है, ये आपस में बाउंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इसे कह रहे हैं। एक ये थी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने सीखी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ओके, मैं जान के फिजिकली भी ये बना रहा हूँ कि ये तीनों डायमेंशन का आपको फर्क नजर आ जाए। ये b जो है वो n इंटू पी है। लेट्स से हमारी एग्जांपल में बुक वाली में भी ये n इंटू पी है, ओके। इसका अब आप देख लें कि m इंटू n है तो ये m है, ठीक है। ये लेंथ इसकी n है, ये लेंथ जो इसके इसमें विड्थ है, ये और ये n मस्ट बी सेम, इसके बगैर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। हाउएवर ये हमारा डायमेंशन p है। अब आप देखें ये मैट्रिसेस ड्रॉ हुई हैं और ये ड्रॉ हो रही हैं। अच्छा, इनमें पाबंदी थी कि सारे m बाई n हो और तीसरा भी m बाई n था। इसमें पाबंदी सिर्फ ये है कि ये n और ये n मैच करें। ये कुछ भी हो सकता है और ये भी कुछ भी हो सकता है, p, ठीक। ये अच्छा, इंटरेस्टिंग, c की डायमेंशन बताइए क्या होंगी c की। अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो c की डायमेंशन क्या होगी? वो इन दोनों से शक्ल में आपको डिफरेंट नजर आएगा। मतलब c जो होगा वो इसकी पहली डायमेंशन और इसकी लास्ट डायमेंशन के उस पर होगा, m इंटू पी। उसकी वजह भी है, आप देखेंगे अभी कि वजह क्या है। और उसकी शक्ल इसकी हाइट के बराबर ये होगा, इधर इसकी हाइट इसके बराबर होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली, और उसकी विड्थ के बराबर होगा। यानी ये c की शक्ल को इन दोनों से नहीं मिल रही, इन दोनों से ही डिफर कर गया ये c आपका। c ना इस तरह का है ना इस तरह का है, एक और शक्ल, बिकॉज ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं। और इसकी ये शक्ल नेचुरली इसीलिए है, इसके एलिमेंट्स में। अच्छा, अब इसके अंदर इसको एक्सप्रेस भी मैथमेटिकली करना, और काम क्या कर रहे हैं,
काम क्या कर रहे हैं कि आप इसकी ith रो को लेंगे, ith रो, ये ith रो है, रो वाइज ith रो, इसका इधर से jth कॉलम को लेंगे, jth कॉलम बीच में कोई भी कॉलम, ये jth कॉलम को यहां से उठा के इसके ऊपर रखेंगे। इधर आप इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, लेट से मैं यहां एक एलिमेंट कर रहा हूं, इन दोनों को, इस रो और इस कॉलम की हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट, नॉट एलिमेंट वाइज, इट्स नॉट द एलिमेंट वाइज, डॉट प्रोडक्ट और एलिमेंट वाइज मुख्तलिफ है। तो आपने ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका मतलब है ये आपस में रिस्पेक्टिव एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे और साथ में अकोमोलेट भी होंगे। तो किसी एक एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डेंस शो करने के लिए अगर ये आई था और इधर ये इसे ट्रेवल करने के लिए इंडेक्स आप अगर k इस्तेमाल कर रहे हो 1 by 1 के लिए, ये k, और इधर इसकी कॉरस्पॉन्डेंस यहां मैप हो रही होगी, तो इसके अंदर k ये होगा, k एक्चुअली रो का इंडेक्स बन जाएगा, k यहां रो का इंडेक्स बन जाएगा, ये k, ठीक है। और अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो यूज हो रहे हैं वो a का ik, ये a का ik है, ith रो का kth एलिमेंट, a का ik, a का ik इंडेक्स वाइज, इधर b के ये चीज जो रिस्पेक्टिव यहां है, ये है b का रो नंबर है k और कॉलम नंबर है j, b का kj एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये पूरा ये वेक्टर और ये वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट वाइज और साथ में ऐड हो जाएंगे, और फिर इसका एक आंसर आएगा, स्केलर आंसर होगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है। तो आपने क्या किया, आपने कहा इसमें अब काम क्या किया, अच्छा, और ये चलो जो एक आंसर आया इस रो और इस कॉलम के डॉट प्रोडक्ट से, वो क्या बना, सी का एक एलिमेंट बना, सी के अंदर ith रो और jth कॉलम, सी के jth कॉलम और ith रो का एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट कैलकुलेट हुआ इस पूरे इस वेक्टर और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेके इसका एक एलिमेंट कैलकुलेट हुआ, और ये है Cij। इसीलिए हमने प्रोडक्ट से मुराद है कि हमने सी के तमाम एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट एक एलिमेंट का कैलकुलेशन ये है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट। तो अब इसको मैथमेटिकली हम, और फिर वही एल्गोरिथम में भी जाता है। अब हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि Cij एक एलिमेंट Cij जो है, इट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ a, मे बी ith रो ऑफ a, चलो हम इसको फिलहाल इंग्लिश में लिखते हैं, वरना ai लिखने का भी तरीका हमने देखा हुआ है, मगर हम कहते हैं एक, ओके चलो हम उस तरह लिख लेते हैं, a की ith रो, यू कैन राइट लाइक दिस, a की ith रो, ये डॉट छोड़ दिया, b का jth कॉलम, इसको मैंने, और इसमें आपने पहला छोड़ के ये कॉलम वाला ये लिए और यहाँ j लिख दिया, ये b का jth कॉलम, ये एक का ith रो, ये डॉट ऊपर नीचे हैं, ये थोड़े से यहाँ, चलो ये a की ith रो को शो कर रहा है, b के jth कॉलम को, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर आई विल राइट बाय नेम लिख देता हूँ कि ये इसके दरमियान जो फंक्शन है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है,
कि आप अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए आई आईएथ रो और बीएथ कॉलम की डॉट प्रोडक्ट को शो करने का तरीका, अगर हम लेट से इन वेक्टर में एक और इंडेक्स भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए के जो हमने लिया है, तो इट विल बी ए आई के, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, इट विल बी ए आई के जो हम कह रहे हैं, ए का आईएथ रो में kth एलिमेंट will get multiplied by b के kth रो में jth कॉलम का एलिमेंट के जे, ये आपस में एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और ये पूरे वेक्टर पर ये मल्टीप्लिकेशन चलकर और ऐड होगी। इसका मतलब है वी विल सम सच प्रोडक्ट्स ओवर एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा इसमें, यहां क्या इंडेक्स होना चाहिए, समबॉडी आप बताएं, इस बात को कहने में क्या इंडेक्स होना चाहिए, के। इसमें आई और जे अभी बिल्कुल नहीं आ रहे। ये वेक्टर को आप स्पैन जो कर रहे हो, ये लूप भी आपका जो आई जे के का लूप होता है, ये के वाला लूप है। इन वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो आपका ये इंडेक्स के है कि इस वेक्टर को स्कैन करने के लिए आपने ये के का लिया है और उसको इस तरह लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और इस के को अगर हम इस के वो लिखें, इवन एग्जैक्ट भी लिख दें, तो के इसमें चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है 1 से लेकर, के इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू n। ये भी हमें पता हो कि इन वेक्टर्स पर ये वेक्टर का साइज n है इस डोमेन में। तो ये जो लूप है, जो थर्ड लूप होता है आपका फॉर लूप मैट्रिक्स में, वो ये है ए आई के बी के जे के फ्रॉम 1 टू n। इस लूप का हमने जब कर रहे थे हम एल्गोरिदम, तो हमने इसके लिए डिस्कस करके तय किया था कि इस लूप का रेंज क्या होनी चाहिए, तो वो ये है। अच्छा, ये क्या बन गया, एक एलिमेंट ऑफ सी। इससे आपके ये सारी स्टोरी के बाद एक एलिमेंट ऑफ सी आपने अभी कैलकुलेट किया, सिर्फ वन एलिमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ऐसे सी के आपने तमाम एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। इसलिए इसके लिए अब आप फर्दर ये बात कहोगे, ये काम मैं करूंगा विद अलॉन्ग विद दिस समेशन, ये डॉट प्रोडक्ट लूंगा। फॉर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि फॉर आई चेंजिंग फ्रॉम 1 टू, बताइए इसमें आई की क्या होगी, आई की रेंज क्या होगी, 1 टू, ये 1 है, सॉरी आई नहीं, आई इज फ्रॉम 1, ये आपका 1 है, 1 से लेकर कहां तक जाएगा आई, और जे फ्रॉम 1 टू क्या, बताइए इन दोनों के आप वो बताएं, ये जे, ये आई के लिए, ये जे के लिए, जे विल गो फ्रॉम 1 टू व्हाट, ये बताओ, पहले आई का बताओ कि यहाँ क्या लिखना चाहिए और फिर जे का बताएं क्या लिखना चाहिए। ओके, समबॉडी बताएं मुझे, हु विल टेल दैट, जी बताएं। आई के लिए इस एग्जाम्पल में हम आई के लिए क्या लिखें, 1 से लेकर और हम कहां तक जाना चाहिए हमें, और जे के लिए क्या लिखना चाहिए यहाँ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, इस मैट्रिक्स को शो करने के लिए, जी ओके ओके, ये मैं कहता हूँ ये दिस इज फॉर 1 टू m, लेट से आप उसको ओके या नॉट ओके कहें, मे बी मैं यहाँ आपको गलत लिख दूं, और जे के लिए 1 टू p, इज दैट राइट, ये बीच में b भी आ गया। आपकी मैट्रिक्स ए जो थी वो m/n थी, तो मैंने ये m तक लिखा है और ये p तक लिखा है, इज दैट करेक्ट, सही है, यस। कि ये जो इंडेक्सेस हैं आई जे, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले कोर्सेज में भी कि आपने ये mn को नहीं देखना,
ना इस बी के, इनके इंडेक्सेस को नहीं देखना, आपने प्रोडक्ट का जो आंसर मैट्रिक्स है उसके इंडेक्सेस को देखना है कि मुझे इसका एलिमेंट्स कौन कौन से जनरेट करने हैं। खाली आपने ये बताना है इसमें कि कौन सा एलिमेंट मैं जनरेट करूं। जब जनरेट करना है तो उसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस लोकेशन पर दोनों वेक्टर्स की। तो इसलिए ये इसमें m, ये जो c है वो m बाई p है, इधर से m है और इधर से p है। तो इसलिए रो के लिए i और j के लिए p आपने इस्तेमाल किया, और ये उसके उस लोकेशन पर जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका ये एक्सप्रेशन है। तो ये हमने एक्चुअल एक्शन इन दिस प्लेसेस, और इसको फिर हमने इसके मैथमेटिकल बिहेवियर को किया। अब मुझे इसमें बताएं कि अब अगर मुझे ये वाली बातें समझ हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए सी मालूम करना है और मेरे पास एक अल्फा बी है प्लस लेट्स से सी है, तो ये अल्फा और सी कांस्टेंट है, अल्फा और सी कांस्टेंट है। अब ये जो मैट्रिक्स के बेसिक तो रूल ये वाले हैं। अब इसकी रोशनी में मैं इसके बिहेवियर को कैसे बताऊं कि ये काम कैसे हो सकता है, बताइए। अब ये मैंने ये दीज आर द बेसिक फंक्शंस जो मौजूद हैं। अब ये अचीव करने के लिए अगर ये काम करना हो जो सबसे नीचे है, अच्छा एक और वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं कहूं C इज इक्वल टू ऑल्सो एक B मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, और एक स्मॉल b, जैसे अभी मत इट इज ए वेक्टर, ये काम मुझे करना हो, ये देखिए ये स्केलर है, C इज ए स्केलर, मैं यहां लिख दूं S, अल्फा इज ए स्केलर S, ये एक मैट्रिक्स है B, और यहां पर ये मैट्रिक्स है और ये 1 डायमेंशन वेक्टर है। अब इनके मामलात को कैसे किया जाए ये बताएं, इन बेसिक ऑपरेशन की शक्ल में इनको कैसे करोगे? जी अगर फर्ज करें ये वाली सिचुएशन है, ये आपका था, लेट्स से यहाँ मैं ए लिख लेता हूँ, चलो ए पहला वाला, पहले मैट्रिक्स का नाम, यहाँ की डायग्राम का नाम ये, इसको भी ए लिख लेता हूँ। अगर ये ए मैट्रिक्स था पहला, और इसमें जो दूसरा आपका ये वाला, मैं पहले नीचे वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, ए इसको मैं कर दिया, मैं लेट्स से इनको हटा देता हूँ, पहले अलग अलग एक एक काम करते हैं। आपने अगर ये काम करना हो इन मैट्रिसेस पर, ये जो है कि आपने कहना हो कि भाई मुझे करना है एक C इज इक्वल टू एक C मैट्रिक्स का आंसर आना है इज इक्वल टू दिस A मैट्रिक्स, और उसमें मैं एक B ऐड कर रहा हूं, A मैट्रिक्स ओके इनटू, पहले ओके पहले इससे पहले अगर एक A मैट्रिक्स है और एक B वेक्टर है, ये मैं मैट्रिक्स वेक्टर पे आ गया हूँ, ये मैट्रिक्स है ये वेक्टर है, इनकी डायमेंशन में तो ये पाबंदी है कि अगर m बाई n है तो ये n बाई 1 होना वेक्टर होगा, m बाई n है और ये n बाई 1 है, और मेरा जो C होगा इस मल्टीप्लाई वाले असूल के तहत मेरा C होगा m बाई 1, एक सिंपल वेक्टर होगा जिसकी हाइट इस m के बराबर होगी, इसका आंसर सिंगल वेक्टर ये होगा। और इसमें भी आप देखें क्या काम होगा कि ये जो एक वेक्टर इधर से है वो पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है, फिर वो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है, वो फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है, वो ये वेक्टर एक
जब हमने पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी की है, तो जो इधर का ये वेक्टर आता है एक जे वेक्टर, वो तमाम रोज पे ट्रेवल करके काम कर रहा है, तमाम रोज पे। इन अ वे इंट्रिंसिकली वो वेक्टर तमाम रोज को ब्रॉडकास्ट हो रहा है और फिर उन जगहों पे डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। और इस तरह ये अगर एक वेक्टर होगा तो इसका आंसर एक वेक्टर होगा, और ये जो एक वेक्टर है ये तमाम रोज पर ब्रॉडकास्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा और ये आंसर आ जाएगा। और इसके लिए एक्सप्रेशन आप आगे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर आप कहें कि नहीं मैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी करना चाहता हूँ, एक मैट्रिक्स है ए और एक ऐड करने है मैंने वेक्टर बी, अब क्या करेंगे? ये तो हम इसको तो जानते ही नहीं। हम तो एडिशन जो अभी हमने सीखी है ऊपर, वो तो हम कह रहे हैं यार ये एडिशन तो एलिमेंट वाइज होती है, और अगर एलिमेंट वाइज होती है तो आपके पास दोनों मैट्रिसेस बराबर होनी चाहिए m बाई n के। अब हमने अचानक कह दिया a जो है वो m बाई n का मैट्रिक्स है और b जो है वो से n बाई 1 का मैट्रिक्स है, m बाई n, और ये n बाई 1 का है, और इन्हें ऐड करो। तो हमारा वो जो असूल ऐड का था वो तो यहाँ फेल हो जाएगा। इसके लिए क्या है? इसके लिए जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई हम ब्रॉडकास्ट वाला वहाँ इंट्रिंसिकली इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ अगरचे ये 1 to 1 खाली एलिमेंट वाइज होता है, मगर नहीं, इस केस में हम ब्रॉडकास्ट यूज कर लें। यानी हम इस बी वेक्टर को उठाएं, इस बी वेक्टर को इन तमाम जगह पहले की तरह जैसे डॉट प्रोडक्ट में थे ट्रेवल कराएं, और हर जगह नॉर्मल एलिमेंट वाइज जो चीजों की एडिशन है वो करें। तो अब क्या होगा? अगर ये m बाई n है, एक लिहाज से आपने इसको भी एज ए m बाई n लिख लिया। इसको आपने क्या किया? इस वेक्टर को आपने सीधा किया हॉरिजॉन्टल, और इसको तमाम इसको रिपीटेड करके लिखा ताकि इसका ये डायमेंशन मैच करे। इसको m टाइम्स लिखा। ये वेक्टर n साइज का था, आपने यहाँ n लिया, n साइज का ये वेक्टर को लिटाया, इसको m दफा रेप्लिकेट किया और एक m बाई n मैट्रिक्स बना ली, और फिर आपने ये जो नॉर्मल एडिशन थी एलिमेंट वाइज वो की, और इसका आंसर भी फिर m बाई n साइज का ही होगा। इसका c m बाई n का होगा वही। अब c का साइज आप देख रहे हैं, जब वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई थी तो c का साइज ये था। अब इसमें a का साइज भी m बाई n, b का साइज भी m बाई n हो गया, और c का साइज भी m बाई n होगा। क्या किया? b को आपने हॉरिजॉन्टल करके ब्रॉडकास्ट करके एक m बाई n मैट्रिक्स बनाई, और उसको फिर एलिमेंट वाइज ऐड किया और ये c को निकाल लिया। तो ये एक ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है जो इसमें इस्तेमाल होता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम स्केलर पे भी इस्तेमाल करें तो हम फिर ये काम कर सकते हैं जो मैं आपसे भी कह रहा था कि अगर आपने a को अल्फा नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर स्मॉल c ऐड करना है, तो क्या होगा इसका आंसर? लेट से मैं कहता हूँ ये सपोज इट इज इक्वल टू बिग मैट्रिक्स c। इस अल्फा नंबर को, इस सिंगल नंबर है, इसको ब्रॉडकास्ट करके आप इसके साइज का बना देंगे। अगर ये m बाई n है, ये m बाई n है अगर, तो आप कहेंगे ओके आई विल ब्रॉडकास्ट दिस अल्फा, ब्रॉडकास्ट सब जगह, और इसको एक m बाई n साइज का मैं मैट्रिक्स बना दूंगा, और फिर एलिमेंट वाइज मैं कहूंगा ये अल्फा ब्रॉडकास्टेड जो चीज है, अल्फा ब्रॉडकास्टेड मैं कह देता हूँ ब्रॉडकास्टेड, इसकी मैं एलिमेंट वाइज जो ये थी, ये एलिमेंट वाइज इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा इस ए के साथ, और फिर मैं इधर भी सी एल, इसको सारे को ब्रॉडकास्ट करके एक m बाई n का इधर भी बना लूंगा। तो c का भी ब्रॉडकास्टेड इन ऑल डायमेंशन करके फिर मैंने एक और m बाई n का वो बना लिया और इसको इसमें ऐड किया, ये ऐड किया। तो अब मैंने इसको भी m बाई n का बनाया बाय ब्रॉडकास्टिंग, इसको भी m बाई n का बनाया बाय ब्रॉडकास्टिंग। अब ये तीनों एक ही साइज के हैं, तो आपने यहां पर इन दो के दरमियान एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और इनके दरमियान
एलिमेंट वाइज रिजल्ट के और उसके दरमियान एलिमेंट वाइज ऐड, जो हमने यहाँ सीखे थे, एलिमेंट वाइज ऐड, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। ये वाला काम हो रहा होता है जब हम ये काम करते हैं। तो देयर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए वेक्टर and broadcasting of a scalar for carrying out all the operations within the scope of this। ये जो हमने बेसिक सीखे हैं, एक ये सीखा है एलिमेंट वाइज ऐड, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस पर ये सारे ऑपरेशंस आई जे एक्सप्रेशन एल्गोरिदम मैथमेटिक्स प्रिसाइजली डिस्क्राइब हो जाएंगे, प्रिसाइजली डिस्क्राइब हो जाएंगे। और दीज आर द ओनली बेसिक ऑपरेशन जो आपको चाहिए। ओके चलें, अब हम इसको कहें ठीक कर लें। अच्छा ओके, ये और हमने ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर ये मिसिंग था, उसकी डायग्राम से आपको बता दिया कि ऐड से क्या मुराद है। यहाँ पर ये था, ये यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, मगर इसकी सारी स्टोरी लिंक्ड अगली स्लाइड से थी कि पहले तो आप स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये रहा, इसको देखें, इसका एक्सप्रेशन ये जो मैंने बताया था, अगेन आई जे की रेंजेस आपको बतानी है। फिर ये जो डॉट प्रोडक्ट थी जो इसमें इस्तेमाल हुई थी वो क्या है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई जो हमने ये साइन इस्तेमाल किया था जिसका नाम हेडेमर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, एलिमेंट वाइज, इट्स नॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इनमें रो और कॉलम की डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, वो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि वहां डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होनी है या ये इस्तेमाल नहीं होना। कई जगह ये इस्तेमाल होता है जो फिर यहाँ हो रहा है कि हमने कहा कि जब ये काम आपने करना है ये, तो पहले इसको ब्रॉडकास्ट करो और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ब्रॉडकास्ट करो और एलिमेंट वाइज ऐड करो, तब ये रिजल्ट बनेगा यहाँ, ये जो अगर हमें चाहिए था। इसी तरह अगर आपने एक मैट्रिक्स में एक वेक्टर को ऐड करना है तो फिर ये बन गया ए आई जे प्लस बी जे, हर रो में ये जेथ एलिमेंट ऐड हो रहा है इसका, इस वेक्टर का। और वो क्यों हो रहा है, जो अभी मैंने बताया था, इसको आपने पहले फिर इसको ब्रॉडकास्ट किया और इसके साइज का मैट्रिक्स बनाया और इसको फिर ऐड कर। ओके, अब इसके बाद खाली ये समराइज हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स के ये प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी वो ये हेलो, आप क्या कोई क्वेश्चन है या कोई आप अपने लेवल पे बात? नहीं सॉरी सर, ये वो माइक खुल गया था। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी सिंपली क्या है, ये मैट्रिसेस की ये वाली चीजें वो हैं कि ये ऑपरेशन किए बगैर आप मैथमेटिकली यूज करेंगे। आप बेशक इनको प्रूफ बेशक कर लें इस असूल से जो हमने अभी सीखे, लेकिन दे आर द प्रॉपर्टी यू शुड नो। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो हमेशा नंबरों थ्योरी में भी होती है, ये मैट्रिसेस पे भी ट्रू है कि अगर ए मैट्रिक्स है और ये बी प्लस सी मैट्रिक्स इधर ब्रैकेट में है तो इट विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस ये ए बी प्लस ए सी। आप इक्वलेंटली अपने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में या रिप्लेसमेंट में ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। यू मे वेरीफाई देम, बट दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, अगर ये ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं तो आप पहले राइट की दो को मल्टीप्लाई करें और फिर पहली को मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक। अच्छा, कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के लिए हमेशा, बाई चांस बाज दफा कर भी जाएगा, मगर वो डिपेंड करता है कि अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, उसके बरक्स अगर बी और ए को करें तो इनका रिजल्ट हमेशा सेम नहीं होता, तो ये रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। सो मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव, दे आर एसोसिएटिव,
and they have distributed multiplication over addition. अब ये डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैट्रिसेस, अलबत्ता ये देखिए मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं है, मगर जब मैट्रिक्स एज ए वेक्टर लेवल पे चली जाए और फिर आपने उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी हो, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर पे चले जाते हैं तो इट विल बिकम इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। असल में बात क्या है, यहाँ मैट्रिसेस में आप ith रो और jth कॉलम की डॉट प्रोडक्ट्स लेके और रिजल्ट बना रहे होते हैं, इधर एक ही डॉट प्रोडक्ट रह जाती है। आप एक्चुअली दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक वेक्टर और ये दूसरा, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये वाली, मगर जब ये सिंगल वेक्टर है तो इट विल मीन यू आर कैलकुलेटिंग ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर्स। ये हमेशा कम्यूटेटिव है। इसका मतलब है x वेक्टर का ट्रांसपोज विद y और y वेक्टर का ट्रांसपोज विद x, ये मल्टीप्लिकेशन विल बी कम्यूटेटिव, लेकिन अदरवाइज अदर देन वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, फिर ट्रांसपोज ये है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं A और B, इनका प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लेना हो, इन दो को मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज, रिजल्ट का ट्रांसपोज लें। इट इज द सेम थिंग एज अलग अलग उनके ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें और उसमें भी ऑर्डर डिफरेंट है। यानी आप पहले तो ये ट्रांसपोज दोनों पे अप्लाई हुआ अलग अलग, मगर फिर ऑर्डर भी बदल दिया। सेकेंड का ट्रांसपोज लें पहले और मल्टीप्लाई करें पहले के ट्रांसपोज से, तो रिजल्ट वही होगा जो इनको एज ए बी आप पहले मल्टीप्लाई करते हो और फिर ट्रांसपोज। ये इसके इक्विवेलेंट, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। ओके, ये लेट्स से कि हम ओके ये खाली ये इसको ये इसमें हम बता रहे। अच्छा, इसको आप देखें, ये स्लाइड में आपको देता हूं। ओके, ये जो अभी हमने चीजें की हैं, ये एक टिपिकल वो केस है कि जो मशीन लर्निंग में ये मैट्रिसेस वेक्टर का, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द न्यूरल नेटवर्क। इधर से आपका एक फीचर आता है, जैसे इमेज है, इस इमेज के वैल्यूज को आप एक वेक्टर की शक्ल में यहाँ लिखते हैं। इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस मैट्रिक्स से वेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें ऑफसेट के लिए या बायस के लिए ये वेक्टर बी ऐड करते हैं। इसको रिपीटेडली न्यूरल नेटवर्क्स में रिपीटेडली और सिंगल लेवल नेटवर्क में मशीन लर्निंग के एक दफ़ा आप इसको जब यूज़ करते हैं, ये आपके रिजल्ट्स आते हैं जिनकी वैल्यूज़ के बेस पे आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं, ये लीनियर क्लासिफिकेशन में वैल्यू देखकर कि ये कैट है या डॉग है या शिप है, क्या चीज़ है, इन्हें डिस्टिंग्विश करना है। और वो डिस्टिंग्विश इस बात से हो रहा है कि इसके अंदर ये फीचर्स क्या है और उनके वेट्स के बाद इसका रिजल्ट क्या बना। तो एक तो ये बात कि ये WXT प्लस B, यहाँ आप देख सकते हो ये W है, X को ट्रांसपोज करके हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हर रो के साथ, तो हम कह रहे हैं W इंटू X। ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, जब हम कहते हैं एक मैट्रिक्स और वेक्टर की, तो ये है स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, और उसमें ये ऐड कर रहे हैं तीसरा, तो ये रिजल्ट बन जाता है जिससे हम ये काम करते हैं। इसमें जो नॉर्मल तरीका है कि आप इस काम को हम ये बायस वाले एक एडिशनल ऑपरेशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि हम पहले ये करें फिर उसमें करें, तो नॉर्मली इसको एफिशिएंट आपने बनाना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होता है। तो आप कहते हैं मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू W इंटू XT, यानी मैं मे बी W डैश इंटू XT डैश या समथिंग, मगर मैं सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से ही इस काम को करना चाहता हूँ। ये आपकी नीड होती है और इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही करते हैं। तो कैन यू डू दिस कि किसी तरह इस B को गायब करके इस मल्टीप्लिकेशन में ही शामिल कर दें और एक मल्टीप्लिकेशन से ही काम हो जाए।
यानी मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से ही रिजल्ट आपको फाइनल ये वाला मिल जाए जो आप चाहते थे करेक्ट, उसको आपने थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर देखना है उसका हल उसने क्या बताया है, और मुझे नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो बताना है कि कैसे ये काम हो सकता है या किया गया है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, ठीक, अल्लाह हाफिज सर। ऑलराइट, ठीक, अल्लाह हाफिज।